हाय स्टूडेंट्स, सी फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मिड 25 का जो पेपर हुआ था उसका जो एमसीक्यू सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और उस एमसीक्यू का सोर्स भी साथ साथ बता रहा हूँ कि कहाँ से आया हुआ है। आप देखो कि पूरा जो पेपर है वो स्टडी मटेरियल से आया हुआ है। ये एमसीक्यू तो है ही है, सब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले बच्चे के कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखो ये जो पहली केस स्टडी दे रखी है इसमें 4 चीज़ें बता रखा है, लेकिन अपन क्वेश्चन आंसर वाइज आते हैं। जैसे इसमें केस स्टडी में आपसे पूछा हुआ है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फ्लेट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये केस स्टडी का है कि ये जो सेकंड दे रखा है, इस केस स्टडी में सेकंड पॉइंट दे रखा है कि इसने फ्लैट परचेज किया था 1,45,60,000 में। इसके बाद में सितंबर में इसका फेयर वैल्यू ये था, लेकिन ये क्या है कि अनडिटरमाइन यूज था, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे हम इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो कैरिंग वैल्यू पे कन्वर्जन होता है, फेयर वैल्यू पर नहीं होता। इसलिए हम इस लैंड को 1,45,60,000 में लेके चलेंगे। अभी कह रहा है कि इसके बाद में इसने 1,82,000, 68,000, 1,82,68,000 और एक्सपेंड कर दिए। तो इसकी कॉस्ट आ गई, ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट 1,45,60,000 प्लस 1,82,68, तो 3,28,28,000 इसकी कॉस्ट हो गई। इसके बोल रहा है कि ये फ्लैट्स जो है 20 फ्लैट बनेंगे, इसको हम 20 लाख के रेट से बेचेंगे तो 4 करोड़ में मिल जाएगा। कंप्लीशन करने की कॉस्ट 94 लाख आएगी। तो अपन इसका क्योंकि इन्वेंट्री बन जाएगा तो कॉस्ट और एनआरवी विच और लोअर पे करते हैं, तो एनआरवी हो जाएगा 4 करोड़ माइनस 94 लाख, 3 करोड़ 6 लाख रुपीज़। अब कॉस्ट आ रहा है 3 करोड़ 28 लाख, एनआरवी आ रहा है 3 करोड़ 6 लाख। इसका मतलब है कि हम 3 करोड़ 6 लाख में इसको दिखाएंगे। तो ये 3 करोड़ 6 लाख रुपया आपका आंसर हो गया पहले का। इसके अलावा दूसरे में जो कह रहा है कि बीटा लिमिटेड विल रिकॉर्ड द शेयर एट 85 एंड डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट एट लेवल 2। अच्छा, ये जो असर्शन और रीजन जो है उसमें ये हमारे बता रहा है, ये इसका थर्ड पार्ट है केस स्टडी का। इसमें बता रखा है कि साहब इसने किसी के शेयर ले रखे हैं, सविता लिमिटेड के शेयर इसने ले रखे हैं बीटा लिमिटेड ने, और सविता लिमिटेड का शेयर का जो फेयर वैल्यू चल रहा था वो 112 पे क्लोज हुआ, और बाद में क्योंकि इसकी पेटेंट फेल हो गई, इसका अनाउंसमेंट था नहीं, और जैसे ही अगले दिन बाद में मार्केट ओपन हुआ तो वो 85 में चला। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे को फेयर वैल्यू 112 लेना है या 85 लेना है, ये इस चीज़ का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आई है कि एसएम में पेज नंबर 4.108 पे एग्जाम्पल 19 दे रखा है, यानी फिगर के साथ चेंज के साथ सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा 112 का तो लिस्टेड प्राइस है यानी फेयर वैल्यू है एक्टिव मार्केट में, लेकिन ये मार्केट पहले क्लोज हो गया था, उसके बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि साहब इसकी पेटेंट फेल हो गई, और इसके चक्कर में अगले दिन प्राइस 85 का हुआ। तो हमें जो प्राइस लेके चलना पड़ेगा 112 के बजाय हमें 85 लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन 31 मार्च को ही चेंज हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट के समय ओपन नहीं हुई, ये चीज़ ओपन नहीं थी, इसलिए ये पता नहीं चला था। तो कुल मिला के हमें 85 पे लेना पड़ेगा। अब 85 पे लोगे तो इसका देखो असर्शन और रीजन की बात करें अपन, तो बता रहा है बीटा लिमिटेड विल रिकॉर्ड द शेयर एट 85 एंड डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट एज लेवल 2 मेजरमेंट, और ये लेवल 2 मेजरमेंट से दिखाएगा कि वैल्यूएशन का लेवल 1 जिसमें एक्टिव मार्केट, आइडेंटिकल असेट और नो चेंजेस, यानी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। तो हम लेवल 2 में दिखाएंगे। लेवल 2 में जो है उस सिमिलर असेट का तो एक्टिव मार्केट का वैल्यू होता है, और आइडेंटिकल असेट का इनएक्टिव मार्केट का वैल्यू होता है। तो कुल मिला के ये लेवल 2 इनपुट है, और रीजन है कि लेवल 2 इनपुट आर कोटेड प्राइसेज अनएडजस्टेड इन एक्टिव मार्केट ऑफ आइडेंटिकल असेट। यानी ये जो रीजन दे रखा है गलत दे रखा है, क्योंकि ये लेवल 2 नहीं होता। अगर अनएडजस्टेड है, कोटेड प्राइस है, एक्टिव मार्केट है, आइडेंटिकल असेट है, तो वो लेवल 1 होता है। तो कुल मिला के ये असर्शन ठीक है और ये रीजन गलत है, तो इसका आंसर सी हो गया इसमें।
इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ओमेगा लिमिटेड केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका ये देखो केस फ्लो का इंफॉर्मेशन दे रखा है। आप पहले पीबीटी लेते हो, पीबीटी में आप इसके बाद में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद में आप टैक्स पेमेंट लेस कर देते हैं। तो इसी के एडजस्टमेंट में प्लस माइनस बता रहा हूँ कि देखो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स हुआ 93.4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब केस बढ़ रहा है, ऐड कर दो। डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ऐड कर दो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रही है, केस आउटफ्लो हो रहा है, लेस कर दो। इंक्रीज इन अकाउंटिंग पेबल है, अकाउंट पेबल इंक्रीज होने का मतलब पेमेंट नहीं किया, केस बढ़ गया, 12.7 ऐड कर दो। डिक्रीज इन वेजेस पेबल है, वेजेस पेबल डिक्रीज होगी, ज़्यादा पेमेंट कर दिया, केस कम हो गया, लेस कर दो। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट का मतलब है कि प्रॉफिट दिखा रखा है, इसको हम जो है लेस कर देंगे और ये जो टैक्स पेड है इसको ऐड कर देंगे क्योंकि बिफोर टैक्स लेना है। तो या तो देखो मैं 1.5 को लेस करके 21.8 ऐड कर दूं, तो या दोनों का नेटिंग करता हूँ 20.3 ऐड कर दूं। इसके अलावा जो टैक्स पेमेंट किया है वो भी मेरे को लेस करना पड़ेगा, यानी ये 20.30 तो मैंने पीएटी पता करने के लिए नेट डेबिट किया है, इसलिए उसको रिवर्स कर रहा हूँ 20.30 और एक्चुअल कैश पेमेंट हुआ 21.8, उसको मैं लेस कर रहा हूँ। और जो सेल ऑफ लैंड है इसका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनकम है, इसलिए इसको लेस कर दिया। तो 131.6 की जो है अपना केस फ्लो आ जाएगा 131.6। तो देखो ये आ गया 131.6। और आगे कह रहे थे वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा रॉ मटेरियल में। तो अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको क्योंकि इसी एंटिटी के सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये दे रखा है आपको रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स में तो या डब्ल्यूआईपी में तो होता है कि आपका कॉस्ट और एनआरवी विच और लोअर होता है, लेकिन जहाँ रॉ मटेरियल का होता है वहाँ पे इंडिया से कहता है कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस डाउन हो भी गया तो भी इसको हम एनआरवी पे नहीं लाएंगे, बशर्ते कि इससे जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट से ज़्यादा उसका एनआरवी होगा, यानी वो लॉस में नहीं बिकेगा, तो उसमें अपन इसको एनआरवी पे नहीं लाते हैं, यानी उसको कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। अब इसमें साफ साफ नहीं कह रखा कि मतलब प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इस एंटिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस एंटिटी को प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपल जी बात है कि प्रॉफिट जब भी होगा जब इससे जो फिनिश गुड्स तैयार होगा वो तैयार फिनिश गुड्स जो है उसका एनआरवी ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इन्वेंट्री पे एनआरवी पे डाउन करने की हमें जरूरत नहीं है और इसको हम कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो वैसे देखे जाएगा तो देखो यहाँ तो क्या है कॉस्ट का मतलब तो कॉस्ट पे दिखाएंगे, कोई डाउट नहीं है बच्चों को। तो ये तो 88,000 का वैल्यू तो आपका ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो ये 449 का वैल्यू हो जाता है, ये 458 का वैल्यू, यहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम इसको डाउन नहीं करेंगे, 458 पे लेंगे, तो ये आपका 137,400 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के 225,400 इसका आंसर हो गया। ये इन डेप्थ क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका 225,400। और ये पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एट कोटा। तो सिंपल जी बात है कि 31 मार्च 2024 को अपने यूज चेंज नहीं किया था और अनडिटर्मिनेट यूज था, तो इसलिए ये क्या था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। 4-5 का देखो मैंने रेस्पेक्टिव का सोर्स दे रखा है कि कहाँ से आया हुआ है, सारा मॉड्यूल में से आया हुआ है। अब अगला जो केस स्टडी सेकंड है इसमें 3 पॉइंट पूछे हुए हैं और तीनों का अलग अलग है। तो जो पहला तो कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड, एस को अक्वायर्ड करने पर। तो देखो यहाँ पे राजा लिमिटेड ने एस लिमिटेड को अक्वायर किया और एक्वायर करने पे जो गुडविल कैप्चर होगा वो कैसे करते हैं, हम लेते हैं 3 आइटम का टोटल, पीसी प्लस प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू और एनसीआई। अब एनसीआई यहाँ पे फेयर वैल्यू पे लेने की बात कर रहा है, इसलिए फेयर वैल्यू पे ले लिया। तो ये तो मेरा पीसी है, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये 122.50 का दोनों का टोटल हो गया और बदले में नेट आइडेंटिफाइबल एसेट मिली 130 की, यानी आपको इन दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे तो
आपको 7.50 कम पे करना पड़ा, तो 7.50 का बार्गेन परचेज हो गया। तो इस वाले का आंसर तो आ गया कि ये गेन ऑन बार्गेन परचेज है, आंसर बी। आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वोल्गा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 25 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ राजा लिमिटेड इफ इक्विटी मेथड इज अडोप्टेड फॉर वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट इन जो है एसोसिएट दिखा रखा है इक्विटी मेथड से, ये वाला पहला वाला पार्ट है। तो इसमें देखो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने 35% इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये कह रखा है कि ओपनिंग में हमने इसको 1 करोड़ 50 लाख में दिखा रखा है, यानी 150 लाख में दिखा रखा है ओपनिंग। अब इसके बाद रूल ये है कि इसको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें अपना शेयर ऐड करेंगे। तो इसको फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 25 लाख रुपए का, अपना शेयर ऐड कर दिया तो 8.75 का। डिविडेंड जो मिलेगा वो लेस कर देंगे। अब डिविडेंड मिला 10 लाख का, उसमें अपने को मिला 35% तो 3.5 लाख लेस कर दिया। इसके अलावा देखो ये जो स्टॉक जो है हमने एसोसिएट को स्टॉक बेचा है यानी हमने राजा लिमिटेड ने 35% इक्विटी शेयर हेल्ड किया हुआ है। और आप देखोगे तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर राजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स, यानी वोल्गा एसोसिएट को 3.5 लाख का गुड्स सोल्ड किया है और इसमें से 3 लाख का गुड्स 3.5 लाख में सोल्ड किया है और 1 लाख रुपया बचा हुआ है। तो कुल मिला के इसमें हम स्टॉक जरूर बढ़ाएंगे 50 डिवाइड बाई 350 इंटू 1,05,000। अब ये क्योंकि असेट बढ़ी हुई है वोल्गा लिमिटेड की, उसको हमने इन्वेंट्री के नाम से नहीं लिखा रखा, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट इन जो हमारा वोल्गा है इस वैल्यू में से कम करेंगे। तो ये 0.05 लाख जो है ये कम कर दिया, क्योंकि वैसे देखी जाए तो टोटल स्टॉक रिजर्व तो ज़्यादा है, टोटल स्टॉक रिजर्व तो ये है, लेकिन टोटल स्टॉक रिजर्व के बजाय उसमें से अपन ने केवल अपना शेयर करेंगे। तो हम ये टोटल स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, उसमें अपना 35% शेयर है उसको लेस करेंगे तो 5,000 लेस कर दिया। तो उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 155.2 लाख। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 155.2 लाख, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कर है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन लॉस टू बी रिकॉर्डेड बाय राजा लिमिटेड ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टेक इन शार्प लिमिटेड। यानी ये राजा लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर ले रखा है और जॉइंट वेंचर को इसने सोल्ड कर दिया। तो हो सकता है जॉइंट वेंचर नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि बचे हुए इन्वेस्टमेंट का अपने को फेयर वैल्यू दे रखा है, बचे हुए इन्वेस्टमेंट का अपने को फेयर वैल्यू दे रखा है, ये वाला पार्ट है। तो देखो उस केस में क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट का मैंने कैरिंग वैल्यू दिखा रखा था 50 लाख, अब मैंने इसका 20% बेच दिया, बेचने पे मिला 40 लाख और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट 60 लाख का हो गया। तो मैं असेट रिकॉग्नाइज करूंगा 40 लाख का तो बैंक, 60 लाख का सिंपल इन्वेस्टमेंट, एक को रिकॉग्नाइज करूंगा और ये 50 लाख यहाँ से हटाऊंगा। तो कुल मिला के मेरे को 50 लाख रुपए का गेन हो जाएगा। तो ये 50 लाख रुपया अपन यहाँ दिखा देंगे। तो ये 50 लाख का गेन है, ये दिखा दिया। तो ये हो गया हमारे 8 तक क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहाँ पे केस स्टडी में मेरे को ये 3-4 इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, पहले ये देखते हैं। अभी करा है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर डिटरमाइन द फाइनेंस कॉस्ट दैट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर रेलिवेंट इंडेक्स फॉर द एंडेड 31 मार्च 25। इसमें करा है कि हम कितनी जो है डिवेंचर की कॉस्ट P&L में डेबिट करेंगे। तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर हमारा आ गया ये वाला। अभी इसमें देखोगे कन्वर्टेबल डिवेंचर का, देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया है कि ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है ये आपके 50 लाख के हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो मैं करूँगा कि मैं किस वैल्यू पे दिखाऊंगा। अभी ऑफली कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, इसका फाइनेंशियल लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो इंटरेस्ट का पीवी करूंगा मार्केट इंटरेस्ट रेट यानी 14% से। तो ये तो इंटरेस्ट का पीवी आ गया, ये प्रिंसिपल का पीवी आ गया, टोटल मेरा लायबिलिटी हो गया इतना, बाकी रिमेनिंग इक्विटी में चल जाएगी। अब मेरी इस लायबिलिटी पे 14% इंटरेस्ट लगेगा तो एक साल का इंटरेस्ट 603 होगा, यानी क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में इशू किया है इसलिए करेंट ईयर का एक्सपेंसेस केवल 6 महीने के बराबर होगा, यानी आधा होगा
टू 3,01,937 इसका आंसर आ गया। तो 3,01,949 थोड़ा राउंड ऑफ का एरर है, तो ये इसका आंसर बी हो गया। आगे कर है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम P&L फॉर द ईयर एंडेड दिस टू कंप्यूट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब देखो यहाँ जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं या कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसमें कह रहा है कि 2.4 का डिविडेंड पे होना बाकी है, इसमें से करंट ईयर का 1.2 है और 1.2 पिछले साल का है, तो ये 1.2 पिछले साल का, तो पिछले साल की इसमें से लेस किया होगा, इस साल का 1.2 इसमें से लेस करेंगे, इसलिए इसमें से अपन 1.2 लेस करेंगे, तो कुल मिला के प्रॉफिट के पर्पज से हम 1.2 लेस करेंगे। इसका सोर्स भी आपको दे रखा है, तो ये हो गया देखो 1.2 करोड़ जो है ये लेस करेंगे। और आएगा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस गेन टू बी रिकॉग्नाइज ऑन 31 मार्च 25 इन रिलेशन टू दी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी। अभी अमेरिकन कंपनी से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, ये दे रखा है। अब देखो रॉ मटेरियल परचेज किया, उस समय मैंने $14 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया। अब ये रॉ मटेरियल का कोई रिवैल्यूएशन तो हुआ नहीं, तो क्योंकि उस समय मैंने रॉ मटेरियल यानी परचेज डेबिट किया होगा टू क्रेडिटर किया होगा। अब परचेज के वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिवैल्यू नहीं करते हैं, तो एक्विजिशन डेट का लेकर चलते हैं, तो उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपका अकाउंट पेबल है, उस अकाउंट पेबल का वैल्यू आप लोगों का जो 25 से बढ़ के 77.5 हो गया, यानी 2.5 पर डॉलर लॉस हो गया। 14 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 लाख का लॉस हो गया, तो इसमें हम 35 लाख रुपए का जो है वो लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये 35 लाख का एक्शन लॉस हो गया। एक बता रहा है आगे अपने को, विद रेस्पेक्ट टू शेयर अप्रिसिएशन राइट डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ 31 मार्च 25 एंड एक्सपेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब सिंपल सी बात है कि SAR में हम हर साल के एंड का वैल्यू लेके चलते हैं। तो मेरा लायबिलिटी अगर पे नहीं हुआ है, और हालांकि मेरे को जीरो वैल्यू तो बता ही नहीं रखा है, इसका मतलब पे तो नहीं हुआ है, तो 116 × 380 करूँगा, तो इसका मतलब है, और एक एम्प्लॉय को 6 शेयर दे रखे हैं, तो कुल मिला के 264,480 का तो मेरा आ जाएगा जो है क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस। अब करेंट ईयर का एक्सपेंसेस क्या होगा, मैं देखूंगा कि साहब अभी तक पूरा लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, पिछले साल तक कितना रिकॉग्नाइज किया था। अब पिछले साल तक रिकॉग्नाइज होगा 110 × 390 × 6, इसका 3 साल का 2/3 रिकॉग्नाइज हो गया होगा, यानी 171,600। तो कुल मिला के ये मैंने अभी तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, ये पिछले साल तक रिकॉग्नाइज कर चुका, तो 92,880 का खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग लायबिलिटी 264,480 हो जाएगा और करंट का एक्सपेंसेस 92,880 हो जाएगा। तो ये इसका जो आंसर है, ये आंसर सी हो गया। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है, जो अपना IT वाला चैप्टर है, और IT वाले चैप्टर में अपन पेज नंबर चैप्टर 17 का जो अपना पेज नंबर 17.21 देखते हैं, तो ये कह रहा है कि लिमिटेड वांट टू एंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट स्टोरेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एनहांस डेटा प्राइवेसी एंड मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये जो हमारा है वो ब्लॉकचेन में जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ब्लॉकचेन का बी हो गया। इसके अलावा देखो एक ये कह रहा है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्वेश्चन है कि आपने 2000 ऑफ गुड्स सोल्ड किया, 2000 ऑफ गुड्स सोल्ड किया और आपने 40% के वाउचर दे दिए कि 1000 रुपये का आप सामान हमसे और परचेज कर सकते हैं 1000 का 30 डेज में। अब इसमें सब्सटेंटिव पार्ट कितना है, तो कह रहे साहब 10% डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा, तो कुल मिला के 30% सब्सटेंटिव है। तो मेरे डिस्काउंट कूपन का वैल्यू क्या होगा, ये कह रहा है कि साहब 1000 का गुड्स जो है वो ये परचेज करेंगे, 1000 गुड्स परचेज करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, तो इसका मतलब मेरा सेल होगा 900 रुपये का, और उसका डिफरेंस जो है 40%, 10% का डिफरेंस है 30%, यानी 900 का 30% 270 मेरा वाउचर का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 270 हो गया मेरे वाउचर का वैल्यू। अब वाउचर का वैल्यू 270 हो गया, तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे जो 2000 मिले हैं वो 2000 प्रोडक्ट के लिए, 270 वाउचर के लिए, तो कुल मिला के 2270 के बदले मेरे को 2000 मिले हैं, तो मैं वाउचर का वैल्यू निकालूंगा 270 डिवाइड बाई 2270 इंटू 2000,
या 238 तो मेरा जो है वो वाउचर का वैल्यू है, बाकी रिमेनिंग गुड्स का वैल्यू है। तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अलोकेटेड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एच इज 1762 और ये हो जाएगा आपका वाउचर का 238। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और लास्ट जो दे रखा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि प्रीवियस गैप में अपन ने इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे हेल्ड टू मैच्योरिटी दिखा रखा था और इसमें हमने डिसाइड किया है कि इस असेट को, फाइनेंशियल असेट को अपन फेयर वैल्यू थ्रू P&L दिखाना चाह रहे हैं। तो बताओ कैसे दिखाएंगे? तो सिंपल जी बात है कि हम एग्जाम्पशन मिली हुई है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L दिखा सकते हैं और कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है ये अपन लेके जाएंगे रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे। तो उसका आंसर बी हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका MCQ का है। तो आप मैच कर सकते हैं और आगे बढ़ें। वैसे तो मेहनत करें, इसको नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मेहनत करें जिससे कि अगला पेपर में हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।